भारत की पहली ऐसी पुनर्जन्म की घटना जिसे अमेरिका की ब्राजील यूनिवर्सिटी ने क्लीन चिट दी थी दोस्तों। और ये कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित होती है, पहले भी और आज भी, और शायद ये अपना वजूद आगे भी कायम रखेगी। दोस्तों, कुछ लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, कुछ ही लोग, चंद लोग, लेकिन बहुत सारे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। जो चंद लोग कहते हैं कि ये सारे किस्से या कहानियां भारत में ही क्यों होते हैं, विदेशों में क्यों नहीं होते। दोस्तों, विदेशों में भी होते हैं, और विदेश में ये पूरे वर्ल्ड की पहली ऐसी कहानी है जिसे अमेरिका की ब्राजील यूनिवर्सिटी ने साबित किया है, और ये वहां पर नंबर 1 कहानी है जो सत्यता पर आधारित है। आज तक इसके अलावा कोई और ऐसी स्टोरी नहीं है जिसे उन लोगों ने कहा हो कि हाँ, ये सच्ची घटना है। आखिरकार दोस्तों, ये कहानी क्या होती है? 70 के दशक की एक कहानी है, और ये काफी ऐसी बातें हैं इस कहानी में जो शायद घुमाने वाली हैं या हमारे दिमाग को भी घुमा देती है, और एक पल के लिए तो डर लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां पर एक परिवार रहता है। परिवार में एक बेटी है, बेटी का नाम सुमित्रा है, और दोस्तों, परिवार में इस सुमित्रा के माँ बाप होते हैं। ठाकुर परिवार होता है। जिंदगी सही तो नहीं थी लेकिन अच्छी थी, क्योंकि सुमित्रा का जो परिवार है इसमें इसकी माँ तो हमेशा बीमार रहा करती, पिता शहर में रहा करते, क्योंकि घर के कुछ ऐसे काम थे जो शहर से पैसे आया करते और घर का गुजारा चलता है। दोस्तों, सुमित्रा को एक बड़ा झटका लगता है। छोटी सी उम्र में सुमित्रा की जो माँ होती है वो इस दुनिया से चली जाती है। सुमित्रा टूट जाती है। अब पिता बाहर काम करे या बेटी का ध्यान रखे। इसके बाद जो सुमित्रा का पिता होता है अपनी बेटी को अपने बड़े भाई के हाथों में सौंपकर और खुद बाहर शहर में जाकर कमाई करने लगता है। धीरे धीरे सुमित्रा बड़ी हो रही थी, लेकिन सुमित्रा जो थी वो हमेशा अकेलेपन में रहा करती। दोस्तों, उसके साथ कोई भी ऐसा नहीं था जिसके साथ वो घुल मिलकर रहने लगे, क्योंकि यहाँ पर सुमित्रा के जो ताऊ जी होते हैं उनकी भी पत्नी नहीं होती है, कोई भी औलाद नहीं होती है, तो वो ताऊ जी से भी उन बातों को शेयर नहीं कर सकती थी जो एक लड़की की बातें होती हैं। और दोस्तों, सुमित्रा 13 साल की हो जाती है। जब सुमित्रा 13 साल की होती है तो सुमित्रा के पिता ने अब तक इतना धन कमा लिया था कि वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। दोस्तों, 1980 की बात होती है, तो एक वो दौर ऐसा था कि उस जमाने में बेटियों की शादी जल्दी कर दिया करते, और सुमित्रा की तो माँ नहीं थी, इसीलिए उसके पिता ने उसकी शादी में बहुत जल्दी कर दी थी। बेटी की शादी की जाती है शरीफपुरा गांव में, जहां पर जगदीश नाम के व्यक्ति से शादी होती है सुमित्रा की। सुमित्रा का जो पति बना था उसका नाम जगदीश होता है, और शरीफपुरा सुमित्रा का ससुराल होता है। शरीफपुरा में दोस्तों अब सुमित्रा शादी होकर वहां पर चली जाती है। वहां पर उसके सास ससुर भी होते हैं, उसका पति होता है, लेकिन इस लड़की को वहां पर भी अकेलापन महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका पति है वो भी शहर में ही कमाया करता जैसे उसका पिता कमाया करता है। अब यहाँ पर भी ये किसी से खासा अपने दिल की बात नहीं कर पाती है, हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करती है। शरीफपुरा में वो अपने आप को ढाल लेती है जो सुमित्रा होती है, और अपनी जिंदगी को जीने लगती है। सुमित्रा दोस्तों ज्यादा किसी में घुल मिला नहीं करती, क्योंकि बचपन से अकेली रही है। माँ का साया सिर पर नहीं है, पिता भी बाहर रहते हैं, तो वो ज्यादा किसी से बातें नहीं करती है। जब उस गांव में वो दुल्हन बनकर जाती है तो सभी लोग कहते हैं इसकी सास से कि तुम्हारी बहू सुमित्रा किसी से बात ढंग से नहीं करती है। सुमित्रा जब कुएं पर पानी भरने के लिए जाया करती तो दोस्तों वहां पर भी कुछ महिलाएं बातें बनाया करती। धीरे धीरे जिंदगी निकलती है। जिंदगी आ जाती है 1985 में। दोस्तों, 1985 में सुमित्रा एक बेटे को जन्म देती है। जब सुमित्रा को बेटा होता है तो सुमित्रा बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि अब इस बेटे के सहारे मेरा वक्त निकल जाएगा और इससे मैं बहुत सारी बातें किया करूंगी। यही सब कुछ चल रहा था। सुमित्रा अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार किया करती, और वो उसके आगे किसी को भी महत्व नहीं दिया करती। जब उसका पति शहर से आया करता तो वो उसका भी ध्यान नहीं रखा करती, लेकिन अपने उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठाए पूरे घर का काम किया करती। कुएं पे पानी भरने के लिए जाया करती तो उसकी गोद में वो बच्चा रहा करता, और एक हाथ से वो मटके को सर पर रखकर लाया करती। पूरा गांव देखकर ये कहता कि प्यार तो माएं बहुत करती हैं, लेकिन सुमित्रा के
जितना प्यार शायद कोई भी माँ अपने बच्चे से नहीं कर सकती। सुमित्रा का बच्चा हो चुका था और वो उसमें घुल मिल गई थी। अब उसे किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं रहती है। और एक और बात थी दोस्तों, जो सुमित्रा होती है अपने सास ससुर का भी बहुत अच्छा खासा ख्याल रखती है। यही सब कुछ चल रहा था। घर के जब वो काम किया करती तो अपने बेटे को किसी को भी नहीं दिया करती कि कहीं मेरे बेटे को परेशान न कर दें। उसे बातें एक आप सोच कर देखो, 3 महीने 4 महीने के बच्चे से आप बातें कर रहे हो, वो आपकी बातें क्या समझे, यही सब कुछ चल रहा होता है। अब दोस्तों एक दिन जो सुमित्रा होती है कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है। कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है और वहां पर अपने बेटे समेत जाती है। गोद में एक तरफ बेटा है और दूसरी तरफ सर पर मटका रखा हुआ है। वहां पर उसका बेटा बैठने लगा था, करीबन 5 महीने का उसका बेटा हो जाता है। वो कुएं से पानी खींचने लगती है। पानी खींचने के बाद एक दूसरी महिला से कहती है कि बहन ये मेरे सर पर रखवा दो। और सुमित्रा वहां से अपने बेटे को गोद में उठाकर और घर की तरफ, जैसे कि उसकी जिंदगी पहले से थी ऐसी चलती आ रही थी। सुमित्रा जैसे ही कुएं से थोड़ी दूर जाती है तो वहां पर सुमित्रा एकदम से खड़ी हो जाती है और ऊपर की तरफ देखने लगती है और एक हाथ को ऊपर रखती है और जो सर पर मटका रखा हुआ था दोस्तों वो गिर जाता है। एक महिला कुएं पर खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही थी। वहां पर कुछ और लोग भी होते हैं और सुमित्रा अपने दांतों को बहुत जोर जोर से बजाने लगती है और आसमान की तरफ देखकर अब वो अपने उस हाथ को भी टाइट कर रही थी जिस हाथ में उसका, जिस गोदी में उसका बेटा होता है। अब वो लड़का रोने लगता है। जब उसकी माँ उसे जोड़ते दबाती है तो वो लड़का रोने लगता है। बहुत महिलाएं जो कुएं पर काम कर रही थी कई बार सुमित्रा को पुकारती हैं, लेकिन सुमित्रा किसी की भी बात को नहीं सुनती है और वो बस यही हरकत कर रही है, दांतों को बजा रही है, हाथ ऊपर कर रखा है और एक हाथ से अपने बच्चे को बहुत जोर से भींच रही है, दबा रही है। वो बच्चा चीख रहा है। दोस्तों थोड़ी देर तक ये मंजर चलता है और उसके बाद सुमित्रा अपने असली रूप में आ जाती है। जैसे वो थी अब वो नॉर्मल हो जाती है। जब नॉर्मल होती है तो कुएं पर खड़ी औरत कहती है कि सुमित्रा तुमने बेटे को कितनी जोर से दर्द दिया है, तुमने आखिर ऐसा क्या किया है। तो सुमित्रा कहती है कि क्या किया है, मेरा तो मटका और फूट गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो खड़ी हूं और खड़ी खड़ी का ही मेरा मटका गिर गया है। दोस्तों ये बात सुनकर वो महिला अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और चुप खड़ी हो जाती है। सुमित्रा अपने घर जाती है, अपनी सास से कहती है कि आज मेरा मटका वहां पर फूट गया है और मुझसे गिर गया है। सास इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देती है। दोस्तों 2-3 दिन निकलते हैं और सुमित्रा रसोई में कुछ काम कर रही होती है। उस समय रसोई भी ज्यादा खासकर अहमियत नहीं रखा करती थी। दोस्तों 4 डिब्बों में नमक मिर्च रखा रहता और आंगन में एक चूल्हा बना हुआ होता मिट्टी का, उसी पर सब लोग काम किया करते। अब सुमित्रा उस चूल्हे पर काम कर रही थी। उस वक्त उसका बेटा भी उससे दूर होता है। अब दोस्तों वही वाक्य सुमित्रा के साथ दोबारा होता है। अब की बार सुमित्रा ने दोनों हाथ ऊपर कर रखे थे, दांतों को बहुत जोर जोर से बजा रही थी और यहाँ पर वो ऊपर की तरफ देखकर एक अजीब सी आवाज अपने मुंह से निकाल रही थी। सास उसके पास जाती है, ससुर उसको देखता है, सर पे दुपट्टा नहीं होता, उस वक्त घूंघट लिया करती महिलाएं। दोस्तों यही सब कुछ चल रहा है। कभी तो सास उसके पास जाया करती, कभी डर के उससे दूर हो जाया करती और कहती सुमित्रा बेटी तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन सुमित्रा किसी की भी बात को नहीं सुनती है और 5 से 4 मिनट तक यही सब कुछ चलता रहता है और सुमित्रा फिर अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है, एक सिंपल हो जाती है। जब सुमित्रा सही होती है तो सास कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहती है क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर उस सास को अपनी बहू से डर लगने लगता है, उसके अंदर बह बैठ जाता है। यही सब कुछ चल रहा था। सुमित्रा की जो सास होती है अपने बेटे को एक खत लिखती है, किसी से खत लिखवाती है और कहती है कि तुम्हारी पत्नी को जाने क्या हुआ है। जो पति शहर में काम कर रहा था जगदीश, वो तुरंत अपनी पत्नी के पास आ जाता है, अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। तो सुमित्रा बड़े ही अच्छे ढंग से कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं होता, मैं तो सही हूँ, जैसे से पहले रह रही हूँ ऐसी ही अब रह रही हूँ, पता नहीं माँ जी को क्या हो गया, मुझसे ऐसी बातें करती है। पति से बात कर रही थी, अब वही दौरा सा उसे फिर पड़ता है। दोनों हाथ ऊपर करती है, आसमान की तरफ देखती है। अब की बार उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और दांतों को इतना जोर से बजाया करती। दोस्तों रात का वक्त था, पति डर के मारे दूर हो जाता है। कई बार सुमित्रा को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद सुमित्रा खुद से ठीक हो जाती है और वो कहता है कि क्या तुम्हें अब भी नहीं पता। तो वो कहती है कि क्या किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया, मैं तो सही आपसे बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो सुमित्रा का पति जगदीश होता है वो कसम कसम फंस जाता है कि मेरी पत्नी को आखिर ऐसा हुआ क्या है। दोस्तों अब गांव वाले इस सब चीजों को, क्योंकि गांव वाले भी इन सब चीजों को देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। गांव में एक बात हवा की तरह फैलती है
किसी महिला का बच्चा रोता तो वो कहती कि चुप हो जा वरना सुमित्रा को बुला लूंगी, सुमित्रा ताई जी तुम्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाएगी। दोस्तों एक ऐसा प्रचलन हो चुका था कि पूरा गांव कह रहा था कि सुमित्रा के अंदर कोई आत्मा है और वो बार बार अपना रूप रखती है। पति बहुत परेशान होता है, लेकिन जो जगदीश था वो अपनी पत्नी सुमित्रा से बहुत प्यार किया था, बेइंतहा प्यार करता है और उसका बहुत मान सम्मान करता है। वो कहता है कि चाहे मेरी पत्नी के अंदर कोई आत्मा हो या कोई भी हो, लेकिन मैं अपनी पत्नी का पूरा साथ दूंगा। दोस्तों जगदीश ने शहर जाना भी बंद कर दिया था, अब वो अपनी पत्नी के पास हर पल रहता है। अब तारीख आती है दोस्तों 16 जुलाई 1985 की। 16 जुलाई 1985 की जब तारीख आती है तो उस दिन सुमित्रा अब उसी रूप को लेती है, हाथों को ऊपर करती है, दांतों को बजाती है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है क्योंकि आंगन में सुमित्रा खड़ी हुई थी। छोटा सा घर है, गरीब परिवार थे। दोस्तों जब ये करती है तो आज इसने एक लाइन बोली थी और उसने कहा था कि आज से ठीक 3 दिन बाद मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। जब ये बात पति सुनता है तो हैरान होता है, क्योंकि पति ने सुना था कि अब तक इसने कोई भी लफ्ज नहीं बोले हैं, लेकिन आज इसने ये लफ्ज बोले हैं। वो दोबारा से नॉर्मल रूप में आती है, पूरा गांव डर जाता है, कहता है कि इसने तो अपने आप की ही भविष्यवाणी कर दी, क्या ऐसा हो सकता है। सुमित्रा जब सही हो जाती है तो फिर पति कहता है कि तुम्हें कुछ पता है तुमने क्या किया है, तो वो कहती है कि हाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बिल्कुल एकदम सही हूँ। दोस्तों काफी सोच विचार करने के बाद वो पति कहता है कि तुमने अपने आप की ही भविष्यवाणी कर दी है कि तुम आज से 3 दिन बाद इस दुनिया से चली जाओगी। सुमित्रा हैरान रह जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी तो देखूं मैं इस दुनिया से कैसे जा सकती हूँ। दोस्तों सुमित्रा ने इन दिनों में अपने बेटे से भी दूरी बना ली थी, जिस बेटे को वो जान से ज्यादा प्यार किया करती। अब बेटे से जब दूरी बना लेती है, अब वो दिन आ जाता है। दिन होता है वो 19 जुलाई 1985 को। 19 जुलाई 1985 को अब जो सुमित्रा होती है पूरे घर वालों से कह देती है कि आज मैं ऐसे काम नहीं करूंगी जिनसे मेरी जान पर बना आए। अगर मैंने भविष्यवाणी करी है तो मैं इस भविष्यवाणी को झूठी साबित करके रहूंगी। दोस्तों वो पूरा निश्चय ले लेती है और अपने आप को एक कोठरी में, उस समय कोठरी रहा करती, कमरे तो अब हुए हैं, वो कहती है अपने आप को एक कोठरी में बंद कर लेती है और सुबह से शाम हो जाती है। अब वो सोचती है और अपने पति को अपने पास बुलाती और कहती है कि देखो मैंने कहा था ना कि मैं इस बात को झूठ साबित करूंगी, मुझ में कोई कुछ भी नहीं है, ये लोग सब झूठ बोलते हैं, देखो मैं कहीं पर भी नहीं गई, तुम्हारे सामने हूँ। दोस्तों यही बात होती है, तभी वो कहती है कि अब मैं अंदर ही अंदर परेशान हो चुकी हूँ, सूरज ढल चुका है, क्यों ना मैं अब चौखट के बाहर खड़ी होकर थोड़ी सी हवा ले लूं या अपने आप को थोड़ा सा बेहतर महसूस करूं। सुमित्रा अपने जो कोठरी होती है उसकी चौखट पर आती है और खड़ी हो जाती है। वो सोच रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तभी जो गली होती है बिल्कुल उसकी कोठरी का जो दरवाजा होता है उसके सामने से उसकी एक दोस्त गुजरती है गली से। वो कहती है कि और सुमित्रा ठीक है, तू तो कह रही थी ऐसा होगा। अब वो दोनों हंसने लगती हैं। सुमित्रा धीरे धीरे चलती चलती उससे बात करती, उसके समीप पहुंच जाती और कहती है कि देख मेरी ही भविष्यवाणी झूठी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी मुझे है जो मुझे लगी हुई है और ये लोग मुझे भूत समझते हैं, पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं। दोनों सहेलियां बहुत जोर जोर से हंस रही थी, कोई भी ऐसी बात नहीं होती है। दोस्तों अब क्या होता है, जो सुमित्रा वहां पर खड़ी होती है, दोनों हाथ ऊपर करती है, मुट्ठियां बांधती है और अजीब तरीके की आवाज निकालती है और अपनी दांतों को बजाने लगती है। सुमित्रा के घर वाले, पति सब बाहर आते हैं, कहते हैं कि इसको क्या हो गया। दोस्तों सुमित्रा का पति अपनी पत्नी को गोद में लेता है क्योंकि वो वहीं से गिरने लगती है और वो ऐसी गिरती है कि पति उसे गोद में उठाकर एक चारपाई पर लिटाता है। जब सुमित्रा चारपाई पर लेट जाती है और लेटने के बाद वहां पर वैद्य जी को बुलाया है। दोस्तों एक लाइन भूल चुकी हूं मैं, वैद्य जी पहले भी आता है और वो सुमित्रा को नॉर्मल बताया करता। अब उसी गांव के वैद्य जी को बुलाया जाता है। उस समय ना ही तो बिजली था, ना ही पानी था, ना ही कोई ऐसी चीजें सुविधाएं होती हैं, गाँव में हॉस्पिटल भी नहीं था, केवल वैद्य जी इलाज किया करते, शहर में आपको हॉस्पिटल मिल जाया करते। अब वैद्य जी आते हैं और सुमित्रा को जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि सुमित्रा अब हम सबके बीच में नहीं रही है। दोस्तों पति का तो बुरा हाल हो जाता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन गांव में इस बात का बहुत अचंभा सा होता है और सभी लोग कहते हैं कि इसकी भविष्यवाणी सत्य हुई, इसने जो कहा था ये इस दुनिया से जा चुकी है। पूरा गांव
अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता है, बच्चों को अंदर बंद कर देता है। कोई सुमित्रा को डायन कह रहा था, कोई सुमित्रा से क्या कह रहा था। जो लोगों का जमावड़ा था वो सुमित्रा के घर पर इकट्ठा होने लगता है, लेकिन सुमित्रा का घर बहुत छोटा है, सभी उसके पास नहीं आ पाते हैं। जब वैद्य जी ने सुमित्रा को मृत घोषित कर दिया था तो यहाँ पर अब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल जाती है। दोस्तों, सुमित्रा को सुमित्रा का पति एक अच्छी विदाई देना चाहता था। अपने बेटे को गोद में लेकर बहुत ज्यादा विलाप करता है अपनी पत्नी के लिए और कहता है कि सुमित्रा, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, क्या तुम मेरे लिए दोबारा नहीं आ सकती? क्या तुम यहाँ पर हो या नहीं हो? दोस्तों, वो पागल सा हो जाता है। तभी गांव की कुछ महिलाएं, 4 से 5 महिलाएं सुमित्रा को नहलाने लगती हैं हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, और सुमित्रा को एक नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसकी मांग भरी जाती है क्योंकि सुमित्रा आज सुहागन इस दुनिया से गई थी। दोस्तों, उसको सजाया जाता है दुल्हन की तरह। जब वो महिलाएं उसको नहलाकर सजा रही थी, इस सब बीचों में 1.5 से 2 घंटे निकल जाते हैं। जब 2 घंटे निकलते हैं तो जो महिलाएं सुमित्रा के सारे काम को कर रही थी वो एकदम से चीखते हुए उस कोठरी से बाहर आती हैं और डरकर बाहर खड़ी हो जाती हैं। जितने लोग यहाँ पर सुमित्रा की अर्थी को सजा रहे थे, पहले तैयारी की जाती है, सभी लोगों को पता है। वो कहते हैं कि क्या हुआ, ऐसा क्या कर रही हो? तो वो कहती हैं, एक कहती है कि मैंने सुमित्रा के हाथ को हिलते हुए देखा, दूसरी कहती है कि मैंने उसकी आंखों को खुलते हुए देखा। दोस्तों, जब ये बात सुनते हैं गांव वाले तो सुमित्रा का जो पति होता है जगदीश, वो तुरंत वहां पर वैद्य को बुलाता है। जब वहां पर वैद्य आते हैं तो वैद्य जी एक और दूसरी खबर पूरे गांव के सामने रखते हैं। वैद्य जी कहते हैं कि सुमित्रा जीवित है, ये चमत्कार तुम्हारे घर में हुआ है, सुमित्रा हम सभी के बीच में है। अब इस चीज को देखकर जो सुमित्रा का पति होता है उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। दोस्तों, पूरे गांव में अब ये बात हो जाती है कि सुमित्रा जीवित हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं हम तो कह रहे थे कि ये डायन है, ये ऐसे ही रूप बदलेगी, अब ये दोबारा से इस गांव में आ चुकी है। इसके बाद सुमित्रा का पति उसके पास जाता है। जैसे ही सुमित्रा का पति उसके पास जाता है तो अपनी पत्नी को गले लगाकर रोने लगता है। दोस्तों, सुमित्रा एकदम से झटका देकर अपने पति को दूर करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक पराया मर्द मेरे गले कैसे लग सकता है? तुम्हें दिखता नहीं है मैं ऐसे, तुम मेरे गले कैसे लग रहे हो? इस बात को सुनकर पति हैरान सा रह जाता है और सोचता है कि शायद इसको इस दौरे से या इसके साथ, इसकी याददाश्त के साथ कुछ हुआ है, और वो पति चुप खड़ा रह जाता है। वो फिर अपने बेटे को उसके पास लेकर आता है तो वो कहती है कि ये कौन है, किसका बच्चा है? तो वो कहता है कि सुमित्रा, तुम्हें ये भी याद नहीं है? तो वो कहती है कि नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। सास ससुर को भी पहचानने से मना कर देती है। अब सुमित्रा का पति बेचारा फिर वैद्य को बुलाता है, कहता है कि देखो अब ये ऐसी बातें कर रही है। तभी वैद्य जी कहते हैं कि इसको कुछ समय दो, तब तक ये संभल जाएगी और ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, इसको बहुत गहरा सदमा लगा है। दोस्तों, यही सब कुछ हो जाता है। अब जो सुमित्रा थी, अब पूरा गांव अपने अपने काम में व्यस्त हो जाता है, लेकिन सुमित्रा अब वो सुमित्रा नहीं रही थी जिसे गांव पहले देखा करता। सुमित्रा इंग्लिश में बात किया करती, सुमित्रा बहुत अच्छी राइटिंग उसकी होती है, बहुत खत लिखती है। अब सुमित्रा यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें करती है कि पति भी हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों, जिस सुमित्रा ने पढ़ाई शब्द को ही नहीं जाना था वो आज इंग्लिश में बात कैसे कर सकती है और इंग्लिश में राइटिंग कैसे लिख सकती है, ये समझ में नहीं आता है। सुमित्रा एक दिन अपने कमरे में बैठती है और कहती है अपने पति से कि मेरा पेन खत्म हो गया है, मुझे दूसरा पेन ला कर दो। दोस्तों, वहां पर उसे दूसरा पेन लाया जाता है और आज वो एक खत लिख रही है। खत लिखती है, खत लिखकर उसको पर्ची बनाकर और अपने पति से कहती है कि इसको तुम पोस्ट कर आओ, मैंने इसमें जगह पता लिख दिया है। सुमित्रा का पति भी पढ़ा लिखा नहीं था, अब उसके लिए भी काला अक्षर भैंस बराबर होता है और वो उस खत को अपनी पत्नी के प्यार में ले जाकर पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता या पोस्ट कर दिया करता। दोस्तों, यही सिलसिला करीबन 3 महीने तक चलता रहता है और 3 महीने में अब उस खत के रिप्लाई में कुछ होने वाला था, कुछ नया सभी लोगों के सामने आने वाला था। सुमित्रा खत लिख रही थी। कई बार पति ऐसी कोशिश करता है कि मेरी पत्नी को बहुत सारी बातें याद आ जाए, ये कब हमारी जिंदगी वापस आएगी, लेकिन सुमित्रा तो भैया बिल्कुल इंग्लिश में बात करना, गंदगी को पहचानना, सभी लोगों से कहती कि तुम कैसे रहते हो। इसके बाद अब 3 महीने बाद तभी इस गांव में एक व्यक्ति आता है, शरीफपुरा गांव में, और वो व्यक्ति अपना नाम बताता है राम सिया त्रिपाठी। दोस्तों, वो व्यक्ति इस गांव में आकर अब पूछताछ करने लगता है, कहता है कि यहाँ पर कोई ऐसी महिला है जो अपने आप को भूल चुकी है
और अपना अलग नाम बताती है, मतलब कुछ ऐसी चीजें देता है तो पूरे गांव में सुमित्रा चर्चित थी। फट से कह देते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर एक ऐसी महिला है जिसका नाम सुमित्रा है, तुम्हें उससे क्या काम है। तो यहाँ पर राम सिंह त्रिपाठी कहते हैं कि मुझे उस महिला के पास ले चल सकते हो तुम। तो वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं ले जा सकता, और वो वहां पर जाकर पहुंच जाता है। इस व्यक्ति के हाथ में एक सूटकेस था, और दोस्तों ये व्यक्ति जब वहां पर जाकर बैठता है, पहुंचता है, तो यहाँ पर सुमित्रा का जो पति होता है जगदीश, उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक ऐसी महिला की तलाश है। वो महिला बीते 3 महीने से मुझे खत लिख रही है। अब ये बात जो जगदीश होता है उसके दिमाग में आती है कि उन खतों को तो पोस्ट करके मैं ही आता हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मेरी पत्नी है, लेकिन आप उसे कैसे जानते हो। तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन वो मुझे खत लिख रही है, इसी वजह से मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ। अंदर सुमित्रा बैठी हुई होती है। दोस्तों जैसे ही उसे ये आवाज सुनती है, वो उस आवाज पर भागी भागी बाहर आती है और आकर उस व्यक्ति के गले लग जाती है। वो व्यक्ति जब उस गांव में आया था तो वो उसके साथ पूरा गांव एक साथ चलने लगता है, देखता है कि ये क्या नई बात लेकर आया है। जब वो गले लगती है तो उसका पति थोड़ा सा हैरान खड़ा रह जाता है, जो जगदीश होता है, कि सुमित्रा आज क्या कर रही है, एक अनजान व्यक्ति के गले लग रही है। और जो व्यक्ति आया है रामसिया, वो भी अपने आप से यहाँ पर सुमित्रा को दूर कर रहा था और कह रहा था कि ऐसा सही नहीं है, तुम मेरे गले क्यों लग रही हो। तभी वो कहती है कि एक पिता के गले क्या एक बेटी नहीं लग सकती। दोस्तों रामसिया जो होते हैं, रामसिया त्रिपाठी, वो हैरान खड़े रह जाते और कहते हैं कि बेटी? कौन सी बेटी? मेरी बेटी तो 3 महीने पहले इस दुनिया से जा चुकी है, तू कौन सी मेरी बेटी है? और मैंने अपनी बेटी को खो दिया है। दोस्तों ये बात सुनकर सुमित्रा होती है, वो कहती है कि आपकी बेटी कहीं नहीं गई है पापा, आपकी बेटी यहीं पर है, मैं ही तो आपकी बेटी हूँ। राम सिंह त्रिपाठी कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बेटी अपने ससुराल में इस दुनिया से जा चुकी है। अब यहाँ पर राम सिंह को जितने भी खत लिखे गए थे उन सभी में बेटी का जिक्र किया गया था। पिता मैं यहाँ पर हूँ, मुझे आकर ले जाओ, ये सब कुछ कर लो। तो सारी तैयारी के साथ यहाँ पर राम सिंह त्रिपाठी आते हैं। अब दोस्तों उनके सूटकेस में एक एल्बम रखी हुई होती है जिसमें 25 से 26 फोटो होते हैं। वो कहता है कि अगर तू मेरी बेटी है और दावा कर रही है, तुमने खत में भी ये दावा किया है, तो मैं तुम्हें ये फोटो दिखा रहा हूं और तुम बता देना ये फोटो किसकी हैं। अब वो एल्बम जैसे ही राम सिंह त्रिपाठी खोलते हैं तो यहाँ पर जो सुमित्रा होती है उसमें फोटो को देखने लगती है और कहती है कि पिताजी, जब पहली फोटो आती है तो कहती है कि ये तो मैं और आप हूँ। वो देखने लगता है कि इसने तो इसे पहचान लिया। दूसरी फोटो आती है, उसमें कहती है कि आप मेरा कन्यादान कर रहे थे और ये मेरी माँ है जो आपकी बगल में बैठी हुई है। यहाँ पर वो हैरान रह जाता है। अब और भी कुछ फोटो आती हैं दोस्तों, उसके बाद और फोटो आती हैं। उन फोटो में वो अपने देवर को भी पहचानती है, जो उसका देवर है, जो राम सिंह त्रिपाठी की बेटी का देवर है। वो कहती है कि ये मेरा देवर है। अब यहाँ पर एक नाम आता है, वो कहती है कि ये मेरे पति हैं छेदीलाल। जो पति का फोटो देखती है तो कहती है कि ये छेदीलाल की फोटो है जो मेरे पति थे पिताजी। दोस्तों यहाँ पर वो अपनी सास को पहचानती है, अपने ससुर को पहचानती है, अपने 2 बच्चों चिंटू मिंटू को भी पहचानती है और अपना नाम वो शिबा त्रिपाठी बताती है और कहती है कि पिताजी आप कैसे मुझे भूल सकते हो, ऐसी उम्मीद मुझे आपसे नहीं थी। अब सबसे लास्ट में एक फोटो आती है, उस फोटो पर आकर जो शिबा होती है वो रुक जाती है और कहती है कि पिताजी अब इस एल्बम को बंद कर दो। दोस्तों ये बात सुनकर वो पिता हैरान सा रह जाता है और कहता है कि क्यों बेटी, जब तुमने सभी को पहचान लिया, अपनी माँ को पहचान लिया, देवर को पहचान लिया, अपने पति को पहचान लिया, मुझे पहचान लिया, अपनी बहन को, भाई को, तो फिर तुम इस महिला को क्यों नहीं पहचान पा रही हो। तो वो कहती है कि इसके बारे में मैं आपको नहीं बताना चाहती। वो कहता है कि नहीं, मुझे सुनना है, क्या बात है। पूछने लगता है तो वो कहती है कि पिताजी ये वही महिला है जिसने मेरे सर पर पत्थर मार मार कर मुझे इस दुनिया से दूर भेज दिया। ये बात सुनकर जो राम सिंह त्रिपाठी होते हैं उनकी आंखों से आंसू झलकने लगते और कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो। दोस्तों इन सारी बातों को, जानकारियों को समझते ही राम सिंह त्रिपाठी अपनी बेटी शिबा त्रिपाठी को गले लगा लेते और कहते हैं कि बेटी ऐसा कैसे हो सकता है, तू वहां से यहाँ कैसे आ सकती है। पूरा गांव ताज्जुब में खड़ा रह जाता है। जो सुमित्रा का पति जगदीश होता है वो भी हैरान खड़ा रह जाता है, क्योंकि दोस्तों बीते 3 महीने से उसकी पत्नी ने उस जान से ज्यादा प्यारे बेटे को भी गले नहीं लगाया था। अब यही सब कुछ होता है और इसके बाद वो कहती है कि पिताजी
मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो जो रामसिंह त्रिपाठी होते हैं कि साथ तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो शिवा त्रिपाठी होती है, सुमित्रा के शरीर में उसका जन्म है, दोस्तों वो रोने लगती है और बहुत जोर जोर से रोती है और कहती है कि पिताजी, आपने मेरी शादी तो कर दी, मुझे सक्षम बना दिया, लेकिन जो ये मेरी पढ़ाई है, क्योंकि दोस्तों जो शिवा थी सियाराम त्रिपाठी की बेटी, वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उस टाइम की वो ग्रेजुएशन पार की हुई थी, तो वो अपनी ससुराल में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होती है। उसकी जो ननद होती है वो रूस कर हमेशा अपने मायके में परी रहा करती, शिवा के ससुराल में ननद रूस कर रहा करती, सास से भी अच्छी नहीं बनती है। शिवा त्रिपाठी बताती है कि 18 जुलाई को रात को करीबन 11 बजे मेरी ननद और मुझ में लड़ाई होती है। अक्सर पूरा ससुराल मुझसे जला करता कि ये ज्यादा पढ़ी लिखी है, 8 से या 9 से या 12 से ऊपर तो कोई था ही नहीं। और यहाँ पर हम दोनों में इतना ज्यादा विवाद होता है कि मेरी ननद एक पत्थर उठाती है और मेरे सिर पर उससे वार करने लगती है। पिताजी, मैं वहीं पर इस दुनिया से चली जाती हूँ। और इसके बाद फूट फूट कर जो सुमित्रा थी और फिलहाल जो शिवा बनकर बात कर रही थी, वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। रामसिंह त्रिपाठी अपनी बेटी को गले लगा लेता है और दोस्तों गले लगाने के बाद यहाँ पर सुमित्रा का जो पति होता है वो भी यहाँ पर इजाजत दे देता है। यहाँ पर रामसिंह अपनी बेटी को, शिवा त्रिपाठी को अपने साथ ले जाता है और साथ ले जाने के बाद वहां पर जो इसके ससुराल वाले होते हैं दोस्तों, उन्होंने एक और काम किया था। जब शिवा त्रिपाठी बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसके बाद की कहानी ये होती है, जो रामसिंह बताते हैं कि जिस दिन मेरी बेटी इस दुनिया से गई, मेरी बेटी रेलवे ट्रैक पर मिली थी, सभी लोग ये कहते हैं। और इस बात पर जब तक मैं जाता भी नहीं हूं, जब तक मेरी बेटी का जो शरीर है उसे अंतिम संस्कार कर दिया जाता है मेरी इजाजत के बिना। हालांकि मैंने केस डाल रखा था, लेकिन इस केस में कोई भी जान नहीं थी, कोई भी रोशनी नहीं थी। दोस्तों ये सारी बातें इकट्ठा होती हैं। वहां पर जाकर जो शिवा त्रिपाठी होती है वो अपने चिंटू मिंटू से भी मिलती है, अपने पति से भी मिलती है, क्योंकि इन सब बीच में पति की गलती तो थी, लेकिन उसने उन सभी के साथ मिलकर गुनाह नहीं किया था। दोस्तों जब पुलिस को ये बात पता चलती है और वो साफ साफ पुलिस वालों के सामने कहती है, क्योंकि ये लड़की कॉलेज में लेक्चरर थी, इसके बाद पुलिस इस पर कार्रवाई और जोर से करती है। जब जोर से करती है तो कुछ पड़ोसियों से पूछताछ करती है, तो पड़ोसी बताते हैं कि उस रात को जरूर यहाँ पर शिवा थी, शायद किसी को ये लेकर गए थे उठाकर, लेकिन पड़ोसी एक तार भाईचारे की वजह से बोल नहीं पाते हैं। दोस्तों एक केस सॉल्व हो जाता है, सास ननद के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, पति के ऊपर भी कार्रवाई होती है और ससुर के ऊपर भी कार्रवाई होती है। और जो शिवा त्रिपाठी थी, जो कि सुमित्रा थी, वो सुमित्रा का जो बेटा होता है, जो 5-6 महीने का था, 7-8 महीने का हो जाता है अब तक, उसे भी अपने पास रखती है। और दोस्तों यहाँ पर वो सुमित्रा के पति जगदीश से दूसरी शादी करती है और अपने दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है, अपने पति के पास नहीं छोड़ती। पढ़ी लिखी सुमित्रा उर्फ शिवा थी ही और वो इस घर को बसाती है। जब ये खबर अखबारों में आती है और ये खबर बहुत बड़ी होती है, पूरे भारत में फैल जाती है। दोस्तों उस दौर में तो सोशल मीडिया का जमाना भी नहीं था, तो ये खबर अखबार में आने के बाद विदेश में पता चलती है। अमेरिका में एक रिसर्च सेंटर है दोस्तों, जहां पर ब्राजीलिया यूनिवर्सिटी इन्हीं चीजों पर रिसर्च किया करती है और वो साबित करती है कि ये चीज सच है या झूठ है। अब वहां से कुछ लोग इकट्ठा होकर आते हैं अमेरिका से। दोस्तों यहाँ पर जो शिवा त्रिपाठी होती है और सुमित्रा होती है, इनका इंटरव्यू लिया जाता है, सभी के फोटो खींचे जाते हैं, सभी के हर सबूत को इकट्ठा किया जाता है, कब जन्म हुआ था, कब ये लोग इस दुनिया से गए थे, कब क्या हुआ था, बेटे का जन्म, क्योंकि तभी हम आप लोगों को इतनी जानकारी बता पा रहे हैं। और दोस्तों इसके बाद वो साबित कर देते हैं और कागजों में कर देते हैं कि ये पूरे विश्व की एक पहली ऐसी घटना है जो सच है, जिस पर विदेश भी विश्वास करता है। दोस्तों इस कहानी को सच का टैग मिल चुका था और ये आज भी वहां पर प्रचलित है और वहां पर लिखी हुई रखी हुई है। दोस्तों ये कहानी सभी को झंझोर कर रख देती है, लेकिन एक दुखद घटना आती है। यहाँ पर करीबन 13 साल बाद ही जो शिवा त्रिपाठी होती है, जिसने दूसरा जन्म लिया था, वो इस दुनिया से 13 साल बाद चली जाती हैं। उनके बच्चे आज भी अपने अपने गांव में एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और बहुत अच्छे से उनके परिवार चल रहे हैं। जहां पर एक भाई था वो 3 हो जाते हैं। और दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन सत्यता पर आधारित है।
कुछ लोग सवाल खड़े करते हैं, आप सर्च भी कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो, अमेरिका में भी जाकर देख सकते हो, भारत के इटावा में भी देख सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। ये कहानी 100% सत्य है। तो इस कहानी पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना दोस्तों। और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ना, उनकी पट्टी आप लोगों को खोलनी होगी। हर चीज हमारे वेद, ग्रंथ, पुराण सभी से मिला हुआ है। साइंस भी कहती है कि जो ग्रंथ होते हैं वो सही होते हैं। हमारा जो अमरनाथ वैद्यनाथ है दोस्तों, इससे बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं। और कितने सबूत मांगोगे आप लोग, ये मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। अब इससे ज्यादा सबूत तो हम आप लोगों को नहीं दे सकते। कैसी लगी आप लोगों की स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये कहानी सत्यता पर आधारित है।